three domains causing diseases. Icha, Kriya, and no, that was not causing diseases. Kam, Krodh, and Lobe. Lobam, right? So, as per your understanding, it's like all diseases start because of these three only. Yeah, that's what. Yes. Okay. Apart from the accidents and all those aspects, disease Yeah. spectrum starts from this aspect itself. Okay. And then the three domain which you mentioned, Icha, Kriya, and Gyan, Mhm. that is to eliminate from the diseases. Is that or come out of the disease? हाँ, You मतलब need a इच्छा strong desire. इच्छा जो है वो डिजीज का इन्वोकेशन भी करती है और डिजीज को क्लीन भी करती है. इच्छा हैज अ वेरी डीपर मीनिंग. Okay. If somebody is constantly cursing himself, Hmm. तो उसका इफेक्ट होगा. इफ Hmm. देर इज ए स्ट्रॉन्ग विश टू लिव, तो उसका भी इफेक्ट होगा. We have so many cases where a person is of 100 plus years of age Hmm. and he still want to live more. Yeah. And there are other people who are not even half the age and Hmm. they die early. Okay. तो देर इज ए स्ट्रॉन्ग बिहेवियर पैटर्न विच एड्रेसेस. अभी स्क्रीन सेवर ऑन कर लीजिए ना. ओ मतलब बैकग्राउंड स्क्रीन. हाँ, दैट्स बेटर. तो जब वो जो व्यक्ति जिसका कम एज है वो इस तरीके से विश ही ना करे कि उसको बहुत लंबा जीना है, तो Hmm. so many people are not able to survive for long Hmm. is one reason which is connected with this. The second reason, the reason which is most unknown is the nutrition. Okay. जो मदर्स फीड होता है वो ऑलमोस्ट 3.5 साल लिया जाता है. और मदर्स Hmm. फीड जो है 3.5 साल लेने के बाद वो 40 साल तक एज पर इफेक्ट रखता है. 40 साल के बाद मदर्स फीड का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है. जो भी आपने खाना वाना खाया है उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है. इसलिए टिपिकली जो है जो एजिंग इफेक्ट्स हैं जैसे कि चश्मा लगना, डायबिटीज डायग्नोज होना, ये टिपिकली 40 की एज में होता है किसी भी Hmm. व्यक्ति का. ठीक है. तो जब मैंने ये पूरा पार्ट देखा तो मुझे समझ में आया कि हमारा न्यूट्रिशन है क्या एक्चुअली. Hmm. तो जो वेस्टर्न सिस्टम है वो क्या कहता है कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और मिनरल्स, इस तरीके से शुगर, इन सब चीजों Yeah. को वो जो है वो न्यूट्रिशन मानता है. बट जो Hmm. ईस्टर्न ट्रेडिशनल विजडम है वो इनमें से किसी को भी न्यूट्रिशन नहीं मानता. Hmm. तो देर इज ए मार्क डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ. तो जब मैं आयुर्वेद का थ्योरी पढ़ रहा था तो आयुर्वेद में एक होता है रस चिकित्सा. Hmm. तो रस चिकित्सा से एक्चुअली हमारे को ये पता चलता है कि न्यूट्रिशन कहते किसे हैं. सो रस चिकित्सा में, Based on the taste of हाँ, the. रस चिकित्सा में वो बात करते हैं स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसा, पारद, गंधक. Sir, your writing is on. Oh, yeah. स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा. Yeah, now, yes. हाँ. सो ये दिस इज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, मरकरी,
सल्फर। सो henceforth तो इस तरीके से हमारा बॉडी में एक नव धातु होता है। मे भी शायद मैंने कांसे का नाम, ब्रोंज ही कहते हैं कांसे को जहां तक मुझे ध्यान है। तो अब ये नवधातु का कॉन्सेप्ट कहां से आया? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। सूर्य से गोल्ड, चंद्रमा से सिल्वर, मंगल से मार्स मूंगा, बुध से पन्ना, गुरु से पुखराज, Mang. शुक्र से हीरा, शनि से नीलम। Oh, that is different from these ones, no? Other. तो जो आयुर्वेदिक कोई भी आप भस्म देखते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने योगेंद्र भस्म बोला, तो Hmm. योगेंद्र भस्म जो है, वो जो कॉम्बिनेशन जो है, उसमें गोल्ड, सिल्वर, मोती, ऐसे Hmm. करके वो सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे। सो Hmm. देर आर 9 एलिमेंट्स थ्रू विच 9, ये क्या कहते हैं, 9 द्रव्य। एक तो हो Hmm. गया टिपिकल एलिमेंट्स का डेफिनेशन, एक्चुअली कंफ्यूजिंग है। तो एक तो हमारे 9 तत्व हो गए, ऐसे बोलता हूं मैं। Hmm. और दूसरे 9 ये गोल्ड सिल्वर वगैरह हो गए। Hmm. इनकी एक्सेस या इनकी कमी से, शॉर्टेज, हमारा डिजीज पैटर्न कनेक्टेड है। Okay. So, जब so जब all किसी the. व्यक्ति के शरीर में कोई भी Hmm. एक धातु, मान लीजिए उसका गोल्ड जो है, बॉडी के अंदर जो गोल्ड होता है वो कम हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट उसके हार्ट रीजन पे पड़ेगा। Hmm. जब हार्ट वीक होगा तो हार्ट की पंपिंग पे फर्क होगा, बाकी सारी चीजों पे फर्क होगा। अब हार्ट को आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए करंट के जैसा, कि मोटर में जैसे Hmm. करंट होता है, तो अब उसकी मोटर की वोल्टेज कम हो गई, तो बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को करंट मिलना कम हो जाएगा। लंग्स है, अब लंग्स को जब करंट कम मिला तो लंग्स की पंपिंग जो है वो कम हो गई। एज अ रिजल्ट वो जो कफ और वगैरह जो उसमें एक्यूमुलेट होता था, वो उसको बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर कम भेज पाए। किडनी को कम सपोर्ट मिली तो किडनी जो है उसका फिल्ट्रेशन इम्पैक्ट होने लगा। ऐसे करके मेरे शरीर में वो सारे के सारे बॉडी पार्ट जो है वो धीरे 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 उनकी सबकी फंक्शनिंग कम होती जाती है। तो मैंने पर्टिकुलर जब आयुर्वेद की मेडिसिन्स को देखा, तो उनका जो न्यूट्रिशन का प्रिंसिपल था, Hmm. दैट वाज शरीर के अंदर नवधातु कितना है। अगर नवधातु किसी भी कारण से कम है, तो उसके डिजीज पैटर्न जो है वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। Okay. So this six 9। metals you mentioned on the left side. So nine Navadatus you said. What are the six that gold, silver, copper, bronze, mercury, sulfur? अब मतलब मरकरी सल्फर तो हर एक आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन में होता ही है। Okay. ये तो बाय डिफॉल्ट Okay. है। अगर दवाई के आगे रस टर्म लिखा हुआ है तो उसमें मरकरी और सल्फर जरूर होगा। Hmm. तो एक पार्ट जो है वो इसको अलग कर लेते हैं। अब हमारे को ये 9 आइडेंटिफाई करने हैं। मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट मैं वो चेक करके बता सकता हूँ। वो चिकित्सा चंद्रोदय में लिखा हुआ है ये। Okay. तो सूर्य का गोल्ड है, ये तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है। Hmm. सिल्वर चांदी का मतलब मून से कनेक्शन है, वो भी मेरे को अच्छी तरह ध्यान है।
हम्म। कॉपर होता है शायद मंगल के तौर पे। डू यू वांट मी टू चेक दिस? No, no, it's okay. I will research as well. That's fine. हाँ, तो मतलब वो मैं वैसे इसको कल जब हम क्लास करेंगे तो मैं इसके इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके आपको शेयर कर दूंगा। Hmm. मुझे एकदम से वो याद नहीं है, तो मतलब जब मैं लिख रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बट ये है कि कोर कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। Okay. और ये जो नौ है हमारे नवग्रह के तौर पे, यही हमारे कनेक्टेड है हमारे नव चक्रास से। तो नव Okay. चक्रास जो है वो उसके तौर पे हम जब लेकर चलते हैं, तो अगेन जिसको मैंने म श क्ष त ल ह य र व, तो ये म जो है इसका कनेक्शन चंद्रमा से है। श जो है इसका कनेक्शन सूर्य से है। और क्ष जो है इसका कनेक्शन जो है वो राहु से है। त जो है उसका कनेक्शन केतु से है। ल जो है उसका कनेक्शन बुध से है। ह जो है उसका कनेक्शन शनि से है। य जो है उसका कनेक्शन मंगल से है। र जो है उसका कनेक्शन शुक्र से है। और व अर्थ एलिमेंट इसका कनेक्शन गुरु से है। सो ये प्लेनेटरी पोजीशन जो है हमारे नवग्रह जो है वो इस तरह से हमारे चक्रा से कनेक्टेड है। ये सहस्त्रार चक्र क्लोज, सहस्त्रार चक्र, लंबिकाग्र चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। Um, last three yum is यम इज अनाहत चक्र, okay. और रम इज स्वादिष्ठान चक्र, वाटर एलिमेंट, और वम इज अर्थ एलिमेंट मणिपुर चक्र। Which are the planets you mentioned? Last three? लास्ट थ्री इज वम इज जुपिटर, गुरु। Okay, one is Jupiter. Okay. रम इज वीनस, शुक्र। Okay. यम इज अनाहत चक्र, मार्स। Hmm. हम इज शनि, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। लम इज मरकरी। Hmm. So Rahu Ketu, which is Sham and Tam, शम इज it doesn't लंबिकाग्र have. चक्र, सोल सीट। और तम इज आज्ञा चक्र जो यहाँ पे होता है। Hmm. But it doesn't have an associated gem or metal with it, no? नहीं, सब है, एसोसिएटेड है, देर आर फुल 9 एलिमेंट्स, जैसे ये वाला पार्ट है। दैट्स व्हाई आई सेड कि डू यू वांट मी टू लुक आउट फॉर इट इंस्टेंटली, तो मैं अभी देख कर बता सकता हूँ। मुझे वो चिकित्सा चंद्रोदय खोल कर देखना पड़ेगा, और वो उसमें लिखा हुआ है, तो ये तो मुझे पता है Oh, कि वहां पर लिखा हुआ है। no problem, sir. Next class we can. हाँ, नेक्स्ट क्लास में से कर देंगे। अब क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो क्या पार्ट है कि मेरे शरीर के अंदर धातु कम है। ठीक है, Hmm. इमेजिन योरसेल्फ एज अ बैटरी। Hmm. Now, all the plates, all the acid is completely intact. You are Hmm. producing the perfect of the current. Hmm. All the body parts are getting the perfect current. तो जितना मेरे शरीर का डिमांड है, Hmm. डिमांड ऑफ एनर्जी जो है, जब तक मेरे शरीर की जितनी भी है, और मेरे शरीर की सप्लाई ऑफ एनर्जी जो है, Hmm. जब तक इसके बीच में कोई गैप नहीं है, देर आर नो डिजीजेस। Hmm. डिमांड और सप्लाई में जब गैप आता है, तो कब आएगा? जब मेरी या तो फिजिकल एक्टिविटीज बहुत बढ़ जाए, Hmm. तो मैं जितना भी करंट प्रोड्यूस कर रहा हूं उतना वो यूज नहीं हो रहा।
Okay, yeah. तो मेरे यहाँ जो है, जितना मेरे को करंट चाहिए उतना मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो डिजीज आ जाएगी। जब तक ये वाली सिचुएशन नहीं आती तब तक जो है, तो हमारे यहाँ जब हम आयुर्वेद को देखते हैं तो उसमें खास तौर पे वीर्यवर्धक औषधियों का ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। Hmm. उसका रीजन सिर्फ ये है कि वो मानते ये हैं कि ये जो है ये फंडामेंटल वो है, लिविंग एलिमेंट, इसी से क्रिएशन होता है। अब मेरे शरीर के अंदर सेलुलर रिप्रोडक्शन हो रहा है। Hmm. मेरा सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है वो कनेक्टेड है मेरे शरीर के अंदर वीर्य कितना बन रहा है। Hmm. अब आयुर्वेद कहता है ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, जो वेस्टर्न Hmm. वर्ल्ड है वो उसको नहीं मानता। Hmm. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, ये तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। सो कॉन्ट्रडिक्शन है क्लियर कट अप्रोच वाइज। एक Hmm. चीज वो वाली है जो मुझे फ्रीडम देती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो चाहो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज है जो मुझे कहती है कि इट इज ए वेरी वैल्यूएबल एसेट, इफ इट विल डेप्लीट यूल अर्ली गोइंग टू हैव द डिजीजेस। अब अर्ली डिजीजेस का शुरुआत कहां से हो रही है? डायबिटीज से। द मोमेंट अ लेडी इज प्रेग्नेंट, उसको Hmm. 28 साल की उम्र में डायबिटीज हो गई। Hmm. ठीक है ना? तो ये क्यों है? क्योंकि वो शरीर के अंदर जो यूसेज जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा यूसेज करके बॉडी को जल्दी डिप्लीट कर दिया। Hmm. तो मैंने अगर अपनी इन्वर्टर की बैटरी से एसी चलाना शुरू कर दिया तो वो जल्दी डिप्लीट हो गया। Hmm. तो जो सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती थी विद द पर्सपेक्टिव ऑफ मेडिसिन, वो Hmm. जो है वो मेरे बॉडी का जो ये लिविंग मटेरियल है वो वीर्य के तौर पर ही उसको सबसे ज्यादा परसीव करा गया। इसलिए आयुर्वेद पूरा का पूरा रस औषधि पे बेस्ड है। और रस औषधि उसे कहते हैं जिस औषधि के अंदर पारद या मरकरी होता है। और ये मरकरी को शिव का वीर्य कहा गया। तो एक बुक है पारद संहिता। जब आप पारद संहिता पढ़ेंगे तो सारी रस औषधि कैसे बनाई जाती है ये उसके अंदर बता रखा है। तो उसकी एक बड़ी ब्यूटीफुल सी लाइन है, जैसी बुक ओपन करते हैं तभी वो आती है उसकी लाइन। जब मैं एक दफे पढ़ रहा था Hmm. तो उसमें उसने बोला, एक सेकंड, उसमें उसने बोला, जब शरीर रूपी बिस्तर में वात ये शरीर रूपी बिस्तर में कफ रूपी पिता और कब्ज रूपी माता, कफ रूपी पिता और कब्ज रूपी माता जब किसी शरीर के अंदर, उस शरीर को बिस्तर मानते हुए उसमें संभोग करते हैं तो कितने कीटाणुओं का जन्म होता है, इसकी गणना ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। Hmm. अब यहां पर एक बड़ी खास चीज आ गई, वो कफ और कब्ज को उसका साथ साथ होना, ठीक है, वो किसी Hmm. भी कीटाणु की क्रिएशन के लिए फंडामेंटल बोलता है। ये पारद संहिता का वो है। मतलब किताब खोलते ही जैसे ही उसकी प्रीफेस पढ़ा उसमें ये लाइन पढ़ी मैंने, मैं तो फैन हो Hmm. गया था वो बुक का ही कि अरे इतने आसान तरीके। देखिए होता क्या है, नॉलेज सभी के पास है, सभी बुक्स के अंदर है। जो Hmm. जितना अच्छी समरी दे देता है सो दैट कि वो पूरी लाइफ याद रहे, वो चीज उतनी वैल्यूएबल होती है। अब इस एक लाइन को जैसे मैंने बोला, अगर उसको आप जरा सा भी ध्यान करेंगे आप सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे। कोई आपसे पूछे कि भाई रोगी क्यों होता है, बोले जी रोगी दो कारण से होता है, जब कफ और कब्ज दोनों बढ़ जाए। Cubs is what? Yeah. कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। Okay. Hmm. अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये कहा गया आयुर्वेद में कि सुबह अर्ली मॉर्निंग
सूर्योदय के समय पर जो है पेट साफ करने के लिए जाना चाहिए। पेट साफ हम्म करने से पहले खूब सारा पानी पीना चाहिए। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन दोनों रिलीज हो जाए। हम्म अब न्यूरोटॉक्सिन की टर्म जो है वो अभी 10-15 साल पुरानी है, क्योंकि ग्लिम्फेटिक सिस्टम ही नहीं पता था। तो 10-15 साल पहले हमारा मेडिकल फेटर्निटी था, उसको ग्लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पता था, वो ग्लिम्फेटिक सिस्टम अभी आया। लिम्फेटिक सिस्टम तो पता ही नहीं है। हम्म अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करिए, एलोपैथिक डॉक्टर की बात कर रहा हूं, हम्म 90% पॉसिबिलिटी है उसको पता ही नहीं होगा। हम्म ठीक है। हमारे यहाँ वो स्टार्टिंग पॉइंट था। अब हमारे यहाँ वाले ने, अब ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्रेडिशन हो गए। ईस्टर्न ट्रेडिशन कहता है नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सुबह जल्दी उठो, शरीर को स्वस्थ रखो, व्यायाम करो, अच्छी डाइट खाओ। दूसरी तरफ वेस्टर्न सिस्टम क्या है? अरे कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी सी लाइफ है, इसको एंजॉय करो, जितना जल्दी एंजॉय करोगे उतना। क्यों? क्योंकि बीमारी से उनको फायदा हो रहा है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में डिजीज होने से पहले उसको कंट्रोल करने का प्रोसेस दे रखा है। हम्म तो मुझे अगर आप रेस्ट्रिक्शन बताओगे, भाई जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि जॉइंट फैमिली में बहुत रेस्ट्रिक्शन होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। फिर शादी में बड़े रेस्ट्रिक्शन होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब तक रहते हैं तब तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कह रहा है? बी रिलैक्स, एंजॉय करो, जितना भी एंजॉय करना है, जैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आयुर्वेद ऐसा नहीं बोलता। हम्म मैं मेरा डिफरेंस समझा पाया? एक यस ऑनसेट ऑफ डिजीज को ही रिवर्स करने की बात कर रहा है। वो कह रहा है हम्म अगर शरीर में हीरे की मात्रा जो है, डायमंड, डायमंड से बनती है कौन सी चीज? वज्र भस्म। हम्म ठीक है। तो बोले अगर शरीर में वज्र भस्म जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, इट इज ए ऑनसेट ऑफ कैंसर। तो किसी भी कैंसर पेशेंट को सबसे पहले वज्र भस्म देते हैं। हम्म अब आप एलोपैथी वालों से पूछिए, क्या उनके यहाँ ये प्रोसेस एग्जिस्ट करता है? नो। उनके यहाँ ये हम्म प्रोसेस ही एग्जिस्ट नहीं करता। उनको तो ये भी नहीं पता, वो तो ये कहते हैं कि डायमंड किसी भी तरह से गलाया नहीं जा सकता। यहां तो हमारे यहाँ जला के उसकी भस्म दी जाती है। तो हम्म मैं जब वो पूरा भस्म बनाने की प्रक्रिया पढ़ रहा था कि वज्र भस्म बनती कैसे है, वही बड़ा यूनिक अप्रोच है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ नेचर को समझ के उससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन। वो कहते हैं बीमार पड़ना ही क्यों है, ये चीजें अपने उसमें डालो। मतलब रस चिकित्सा ये कहती है कि अगर आप नव धातु की कमी अपने शरीर के अंदर नहीं होने दे रहे, तो आप हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। So, is there tests to identify these in the body? टेस्ट तो आइडेंटिफाई बड़े आराम से करे जा सकते हैं। देखिए, जिस चक्रा का डिजीज पैटर्न एमर्ज हो, मैंने आपको हम्म कल एक वो बताया था ना परसों, कि अगर मेरा मूलाधार चक्र जो है वो वीक होगा, तो वीक होने पर मेरा ये बॉडी पार्ट इम्पैक्ट होंगे, जिसकी मैंने आपको डिटेल शीट भी भेजी थी। हम्म ठीक है ना? तो जब आप वो पढ़ेंगे तो जो भी डिजीज का ऑनसेट है, हम्म वहां से प्रक्रिया शुरू हो रही है। सबसे पहली जो डिजीज होगी वो होगी मंदाग्नि। खाना हम्म ढंग से डाइजेस्ट होना बंद हो जाए, हम्म खाना डाइजेस्ट करने के लिए एफर्ट करना पड़े। जैसे मैं पिछले 3 महीने से बैडमिंटन खेल रहा हूं, तो मैं अगर हम्म बैडमिंटन नहीं खेलता, जिस दिन भी नहीं खेलता, उस दिन मुझे लगता है कि मतलब आज मुझे थोड़ा कम खाना चाहिए या कुछ भी ऐसा करूं सो दैट कि वो फूड डाइजेशन कंप्लीट हो। हम्म अब फूड डाइजेशन जो है वो फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है। फायर हम्म एलिमेंट जो है वो अनाहत चक्रा से कनेक्टेड है। हम्म अनाहत चक्रा जो है वो मूंगे से कनेक्टेड है। तो मूंगा भस्म जो है अगर मेरी डाइट का पार्ट होगी, तो मेरे भीतर की फायर एनर्जी जो है वो प्रॉपर रहेगी।
हम्म। तो आपका चक्रा जो है वो कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि उस चक्रा की कितनी एनर्जी है, उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें आपको आपके डाइटरी प्रोसेस में डालनी चाहिए। ये आयुर्वेद में रस चिकित्सा का सिद्धांत है, एंड नॉट एवरीबडी फॉलोज रस चिकित्सा। मैं तो सिर्फ एक हम्म। एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूं, हम्म। क्योंकि मेरे गुरुजी रस चिकित्सा के ही एक्सपर्ट थे। एंड हम्म। मतलब 40 इयर्स मैंने उनको ऑब्जर्व करा केवल रस चिकित्सा के माध्यम से लोगों को ठीक करते हुए। तो वो कहते थे कि शरीर में स्वर्ण की मात्रा जैसी कम हो गई, समझ लो व्यक्ति का हार्ट कमजोर होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले जो है वो स्वर्ण की भस्म खाओ कोई सी भी। तो जब शरीर के अंदर जितना स्वर्ण होना चाहिए उतना होगा, तब तुम्हारा जो है वो फिजिकल बॉडी कुछ भी टास्क होगा उसको परफॉर्म कर सकती है। तो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजों को बताते थे। बोले किसी का मन हम्म। बड़ा कमजोर है, जरा जरा सी बात पे एकदम से उसको डर लगता है, इसका मतलब उसके शरीर में अभ्रक भस्म जो है वो कम है। अभ्रक भस्म जो है वो दो तरीके की होती है, नॉर्मल अभ्रक भस्म और सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म। तो बोले जब उसको Abrak is what is that? Abrak? अभ्रक, वो आपको गूगल करना पड़ेगा, मुझे उसका इंग्लिश का नाम नहीं पता। यू Okay. वांट मी तो मैं उसको ढूंढ के बता देता हूँ, एक No, सेकेंड। it's okay. I'll see. Mica. Mica. धातु की प्रक्रिया जो है ये मेरे बॉडी के टोटल उस कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है। अब इसको ऐसा लेकर चलिए कि मेरे को अपने शरीर के अंदर न्यूट्रिशन प्रोसेस को इंक्रीज करना है। Hmm. मुझे वो 9 धातु शरीर के अंदर चाहिए। अब मुझे पता है कि मेरी 9 धातु कौन सी है। अब मुझे 9 धातु में मान लीजिए पारद चाहिए। Hmm. पारद होता है तुलसी के अंदर। Okay. तो मैं तुलसी के रस का सेवन शुरू कर दूंगा। तो चाय में तुलसी के पत्ते डालने शुरू कर दिए, गर्म पानी में तुलसी के पत्ते डाल दिए, ताकि उसका काढ़ा बन जाए, उसको पिए और मेरे शरीर के अंदर पारद की मात्रा कम ना हो। Hmm. ये हो गया तरीका जिसमें कि मैं पेड़ पौधों के माध्यम से इसको कर रहा हूं। Hmm. तो ये जड़ी बूटी की प्रक्रिया हो गई। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा हो गया रस चिकित्सा के नाम से। एंड देर आर टेक्निकल नेम्स एसोसिएटेड विद पेड़ पौधे की प्रक्रिया को भी कुछ कहते थे, मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट मैं उसके तौर पे स्ट्रक्चर के तौर पे जा रहा हूं। फिर जो है वो रस के बाद उपरस, क्योंकि सोना चांदी वगैरह जो है बहुत महंगा हो गया है। मतलब ऑर्डिनरी 25 टैबलेट्स योगेंद्र रस की जो है वो 6,000 रुपए की रेंज में आती है, नॉट लेस देन दैट। तो अब 25 टैबलेट 6,000 रुपए की आती है। तो मेरे गुरुजी कहते थे अगर कोई व्यक्ति 8 महीने योगेंद्र रस खा ले, 2 टैबलेट, Hmm. 2 टैबलेट्स मॉर्निंग इवनिंग फॉर 8 मंथ्स, Hmm. तो उसको अगले 10 वर्ष तक कोई बीमारी नहीं होगी। और योगेंद्र रस का जब आप फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे और उसके जो एरियाज ऑफ इम्पैक्ट हैं, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन इन आयुर्वेदा विच इज एक्टिंग लाइक अ टॉनिक टू एवरी बॉडी पार्ट। Okay. तो ये वाला जो पार्ट था, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे तो प्रैक्टिकल तो मैंने देखा ही था मेरे गुरुजी को करते करते। तीसरी प्रकार की चिकित्सा हो गई जो
एक हमने बोला रस चिकित्सा, एक आयुर्वेद के हिसाब से हो गई, आयुर्वेद कह रहा हूँ, सॉरी, ये औ- हर्बल। औषधि वाला, पेड़ पौधे वगैरह के तौर पे। हम्म। इसी प्रकार से एक जो डोमेन थी, उस डोमेन में उसका नाम था दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में 16 एलिमेंट थे। हमारे यहाँ जितनी भी बुक्स वगैरह है उसमें 7 या 8 एलिमेंट की बात करते हैं। मैं उसको देख के अभी आपको उसका वो पूरा जो लेक्चर नोट्स वाला पार्ट है वो शेयर कर दूंगा। इसका एक सबसेट जो था वो मंत्र था। बट दैव व्यपाश्रय चिकित्सा का मतलब क्या था? दैव, व्यप और आश्रय, ये एक्सचेंज, ये टेकिंग रेफ्यूज, और दैव का मतलब था आत्मा। सो व्हेन आई टेक रेफ्यूज ऑफ माई आत्मा एंड एक्सचेंज माई थॉट्स विद इट, इज दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। जब आप गूगल करेंगे और दैव व्यपाश्रय चिकित्सा पे आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे, आपको कहीं भी ये इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी जो मैं बोल रहा हूं। हम्म। बिकॉज जब कोई सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहा, उसके प्रैक्टिकल नहीं कर रहा, पेशेंट्स नहीं देख रहा, उसमें कब क्या डालने के हिसाब से। अब मेरे को आज 5 साल हो गए, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मेरा को मंत्र का या यंत्र का या कोई भी एक एस्पेक्ट में एक नेक्स्ट लेवल ना पता चले। हम्म। मैं कॉन्टिन्यूसली उसी प्रोसेस में कि हमारे यंत्र कौन कौन से थे, मंत्र कौन से थे, तंत्र में क्या क्या चीजें थी। अब किसी ने तंत्र को ही डेफिनेशन ही खराब कर दी, ओ तंत्र तो बड़ा गंदा चीज होता है, इस पे तो जाना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे करके जब मैंने मैंने कहा हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज मेरा तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक था। हिंदुस्तान को 26 जनवरी को क्या मिला था? रिपब्लिक। उसको संस्कृत में कहते हैं गणतंत्र। हाँ। 15 अगस्त को क्या मिला था? स्वतंत्र। हम दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, इकॉनमी को क्या कहते हैं? अर्थतंत्र। सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले दो दोष, जनतंत्र। जो चीज हमारी हर एसेंशियल टर्म के अंदर मौजूद है, वो खराब कैसे हो सकती है? हम्म। भाई, हमारी आदतें ही खराब होंगी कि जो हमारी फंडामेंटल टर्म्स में सारी चीज, यहां तक कि इंजीनियरिंग को भी अभियांत्रिकी कहते हैं। अभियांत्रिकी मतलब यंत्र। हम्म। तो मेरी जो फंडामेंटल डेफिनेशन थी उसमें यंत्र मंत्र और तंत्र पूरी तरह से लिखा हुआ था। उसको डे टू डे में जो भी हम टर्म्स यूज करते थे उसके अंदर वो टर्म्स थी। हम उससे बेटर वर्ड क्यों नहीं लेकर आए आज तक? बिकॉज उन टर्म्स में कोई खराबी नहीं थी। हम्म। जब ये क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट और जैन, इनके जब कल्चरल अटैक्स हुए हमारे देश में, वहां से हमारे यहाँ लैंग्वेजेस और बाकी सब चीजों में डिस्टॉर्शन शुरू हुआ। हम्म। क्योंकि ये अहिंसावादी और ये सारी चीजें थे। अब आप एक बात बताइए, जैन धर्म किस पे बेस्ड है? अहिंसा पे बेस्ड है। ठीक है जी। हम्म। अब आप मुंह को ढक के क्यों चल रहे हैं? क्योंकि चलते चलते मुंह में कीड़े ना आ जाए। ठीक है। आप मुझे ये बताइए, क्या शरीर में कीटाणुओं के बिना जीवन संभव है? कीटाणु जो हैं वो हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर होते हैं, हम्म। और इंटेस्टाइन्स में रहकर वो जो भी एसिड इनफ्लक्स होता है वो उसके फोर्स को बियर करते हैं। अगर कीटाणु मेरे शरीर के अंदर ना हो तो मेरा शरीर वो एसिड इनफ्लक्स को झेल ही नहीं पाएगा, मेरी इंटेस्टाइन ही जल जाएगी। तो क्या हम्म। मेरे शरीर के अंदर कोई सिचुएशन ऐसी है जो बिना कीटाणु के लिए पॉसिबल हो? नो। ठीक, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, मेरे आंतों में हर समय 25% मल रहता है। तो एक दफे मैंने गुरुजी से पूछा
कि मैंने, गुरुजी अगर हम ये 25% मल तो रह ही जाता है, मेरी जो डाइजेस्टिव साइकिल है उस डाइजेस्टिव साइकिल में 25% मल रह जाता है, तो मैं क्या करूं जिससे कि मैं 100% मल को बाहर कर दूं। बोले मर जाएगा तू। हम्म मैंने कहा जी मतलब? बोले शरीर जो है वो उस मल के द्वारा उसका इनर जो प्रोसेस है उसमें कितना वो कंट्रीब्यूट करता है, कभी सोचा है इस बारे में? तो मेरे को तो पता ही नहीं थी ये चीज कैसा क्या होती है, कैसे होती है, बट मुझे एक आई ओपनर मिला पहली बार कि मेरा जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर कीटाणु और शुक्राणु, ये लिविंग बॉडी के लक्षण है। हम्म अगर कोई लिविंग बॉडी है तो उसके शरीर में ये दोनों की उत्पत्ति कांस्टेंट होगी, और ये दोनों को उत्पन्न करने के लिए शरीर के अंदर सेलुलर रिप्रोडक्शन होनी चाहिए। हम्म अगर कोई भी चीज, मेरी पावर ऑफ सेलुलर रिप्रोडक्शन ही वीक हो जाए तो मेरे कीटाणु और शुक्राणु दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। हम्म अब मैंने, अब गुरुजी की तो मेरे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर रहे तो उनकी जो नॉलेज थी, मैंने कहा टेस्ट करके देखता हूं। तो मैंने एक एलोपैथिक डॉक्टर से पूछा कि भाई ये जो पेशेंट मर जाते हैं ये क्यों मरते हैं? बोले जी देखो, इसके मरने के पीछे एक स्टैंडर्ड रीजन है, आप उसको देखोगे तो आपको वो पता चल जाएगा। बोले शरीर में सोडियम पोटेशियम होता है। हम्म जब हम किसी पेशेंट को ड्रिप चढ़ाते हैं तो ड्रिप हम्म चढ़ाने पर उसके शरीर में हम सोडियम और पोटेशियम दोनों डालते हैं, बदल बदल के, सो दैट कि हम्म सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस ना बिगड़े। सोडियम शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन का काम करता है। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है वो सोडियम की मात्रा से इंपैक्ट होती है। जैसे ही शरीर में नेसेसरी सोडियम से ज्यादा सोडियम हो जाएगा, मेरे को इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन कैसे है? कोई मोमबत्ती जल रही है, मैं अपना हाथ उस मोमबत्ती के पास ले गया, मेरी इंद्रियां जो हैं वो उस हाथ पर टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रही हैं, और उनको पता है कि कितना टेम्परेचर ये बॉडी झेल सकती है, और ये इंफॉर्मेशन कांस्टेंट ब्रेन उसको पॉन्डर कर रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो उस इंफॉर्मेशन को छू ही नहीं पाएगा, तो वो अपने हाथ को पीछे खींच देगा, तो मसल एक्शन होगा। ये ब्रेन पूरा का पूरा काम करता है। मेरा इंफॉर्मेशन इम्बैलेंस हो गया। इंफॉर्मेशन इम्बैलेंस की वजह से क्या हुआ? मेरा हाथ कभी तो टेम्परेचर की सेंसिटिविटी को झेल ही नहीं पाया, और कभी ऐसा कि मुझे पता ही नहीं चल रहा, मेरी इंफॉर्मेशन सेंसिटिविटी कम हो गई तो मेरा हाथ जल भी रहा है और मुझे जलन महसूस ही नहीं हो रही। हम्म तो जब ये वाले प्रोसेस को देखा तो पता चला कि अच्छा, इंफॉर्मेशन का रोल सोडियम से होता है, और सोडियम हमारे यहाँ जो है ये एक पार्ट हो गया। पोटेशियम का काम क्या होता है? पोटेशियम का काम होता है शरीर के भीतर के कीटाणुओं को मारना। अब मेरे शरीर में जितना पोटेशियम होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया तो उसकी इंटेलिजेंस इंपैक्ट कर जाएगी। एज अ रिजल्ट वो पेशेंट जो है वो, उसके शरीर के अंदर का जो पोटेशियम है वो उन कीटाणुओं को भी मारना शुरू कर देगा जो शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है, गुड बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं आज की तारीख में। हम्म तो जब वो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बीच में आता है तो पोटेशियम का काम होता है बैड बैक्टीरिया को मारना, बट वो गुड को भी मारना शुरू कर देता है। एज ए रीजन टू इट, मेरे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है तुरंत, या क्योंकि बॉडी के अंदर इंटेलिजेंस होती है टू आइडेंटिफाई कितना शुक्राणु होना चाहिए, कितना गुड बैक्टीरिया होना चाहिए, बैड बैक्टीरिया को वो मार देती है, बाहर कर देती है। हम्म जब ये प्रोसेस में सोडियम पोटेशियम का बॉडी में इम्बैलेंस होता है, एज अ रिजल्ट वो इंटेलिजेंस इंपैक्ट होती है और पेशेंट मर जाता है। हम्म अब क्योंकि मैं इतने सारे ये साइंटिस्ट वगैरह के साथ में मंत्र चिकित्सा के रिलेटेड डिस्कशन कर रहा हूं तो बहुत सारी नई नई चीजें पता चलती हैं। मेरे फादर का पेट स्कैन हुआ, तब तक उनको कैंसर के इनिशियल सिम्टम थे, पेट स्कैन होते ही उनका जो वो था कैंसर के तौर पे वो एकदम से ट्रिगर हो गया, और हम्म 83 की एज में
बिकॉज ऑफ पैट स्कैन से पहले ना एक वो न्यूक्लियर मेडिसिन टाइप देते हैं, तो हाँ। उसकी वजह से जो है वो कुछ लोगों को उसका रिएक्शन हो जाता है। तो हम्म। एज अ रिजल्ट, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो न्यूक्लियर मेडिसिन तो शरीर के अंदर है और बहुत हाई रेडिएशन में आपको डाला जाता है बॉडी का वो देखने के लिए। तो एज हम्म। अ रिजल्ट पूरी बॉडी में कैंसर ट्रिगर हो गया और विद इन ओ। 15 डेज तो वो कोलैप्स कर गए। आज मेरा पेट स्कैन हुआ, 5 दिन के अंदर मेरी तबीयत खराब हुई, और 2 हफ्ते के अंदर मैंने मतलब सारे काम कर लिए बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में, और ये सारी की सारी चीजों में कोई भी नहीं बचा सका। बोले जी देखो उम्मीद तो कुछ है नहीं, कितनी देर सरवाइव करते हैं वो। मैंने कहा 1 महीने पहले तो ये स्थिति नहीं थी। हम्म। तो आपने ये टेस्ट प्रिस्क्राइब ही क्यों करा? अब 25,000 रुपए का टेस्ट था, उसमें डॉक्टर का कमीशन भी आता था। तो मेरे लिए परेशानी क्या थी कि मैंने एक सिस्टम पे 100% रिलाई करा और मुझे पता चला कि मेरे साथ धोखा हो गया। हम्म। किसी ने अपने कमीशन के चक्कर में मेरे फादर को कुछ ऐसी चीजें बोली कि जिसकी वजह से वो चीज नहीं आई। तो मैं किसी एक इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी फ्रेटर्निटी को ब्लेम कर रहा हूं। हम्म। Yeah, because they मेरे have पास पूरे negative प्रोसेस ways. में कोई एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा नहीं है विच इज वेरी ऑनेस्ट, विच इज ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। हम्म। तो मुझे अब या तो मैं कहूं आओ भैया जो मर्जी करो, मैं तो तुम्हारे लिए ही बनाऊं, या फिर मैं उस बात को रेजिस्ट करूं। तो रेजिस्ट करते वक्त मैंने आयुर्वेद को देखा, पढ़ा, मुझे आयुर्वेद में कोई तमीज की चीज नहीं मिली कि जिससे कि मैं चीजों को 100% रिवर्स कर सकूं। मैंने एलोपैथी पढ़ी, मैंने ये पढ़ा क्या कहते हैं होम्योपैथी पढ़ी, यूनानी पढ़ी। पता नहीं कैसे ये मंत्र चिकित्सा का मुझे कुछ इनर गाइडेंस आ गया, टर्म पता चली, मैंने ढूंढना शुरू करा, एक्सपेरिमेंट करे, ऐसे करके ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ। अदरवाइज इनिशियली मतलब कोई ऐसा पैथी नहीं था जो मार्केट में चल रहा हो जिसके ऊपर मैंने ट्राई नहीं करा हो। तो जब ये छोटी छोटी चीजों को मैंने ट्राई करा, फिर मुझे पता चला नो पैथी इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। हम्म। हर पैथी दूसरे पैथी के साथ कुछ चीजों में हेल्प करती है, कुछ चीजों में नहीं करती। तो जब मैंने उसका मिक्स एंड मैच बनाना शुरू करा तो वो एकदम से फर्क पड़ गया। दी Okay. ओनली थिंग विच आई से इज, मैंने जब मंत्र चिकित्सा प्रैक्टिस करी तो मैंने सबको ये बोला, मेरे हीलिंग तब तक लेना जब तक कि मशीन के सारे टेस्ट आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हो। अगर मेरे मशीन पे पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं आता एंड यू आर फीलिंग डिस्कंफर्ट, इमीडिएटली स्टॉप द हीलिंग। क्यों? मैं क्यों किसी को झूठा आश्वासन दूं? मेरे अपने घर हम्म। के भी तो गए ना। तो मैं अपने किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को लेकर तो मुझ में और बाकी पूरे सिस्टम में फर्क ही क्या रह गया? मेरा हम्म। काम है मैं कितना पेन कम कर सकता हूँ, कितनी एंजाइटीज घटा सकता हूँ। इन सारी एस्पेक्ट्स को जब मैंने स्टडी करा तब मुझे ये दैव विपाशर चिकित्सा का बेस समझ में आया। हम्म। उसमें उसने 16 अप्रोचेस दे रखे थे इन चीजों से, जिसमें से तीर्थाटन भी जो है एक अप्रोच था ऑफ रिडक्शन द डिजीज। बट कौन से तीर्थ में जाने के बाद, जैसे हरिद्वार के आगे ऋषिकेश है, ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव का मंदिर है। सो नीलकंठ महादेव के मंदिर में बैठने से किसी भी व्यक्ति के थायराइड रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं उसमें इंप्रोवाइजेशन होता है। और जो खास तौर पे ये नीलकंठ महादेव वाले जितने भी मंदिर हैं देश भर में, उन सब जगह पर यही इन्फ्लुएंस होता है पेशेंट के ऊपर। अब क्योंकि हमारा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया, कौन से मंदिर में क्या क्या चीजों का होता था, तो मतलब ये जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग है ये मरकरी रिलेटेड उसके ऊपर रिसर्च करते थे, और जितने भी शक्तिपीठ थे वो सल्फर रिलेटेड रिसर्च करते थे। तो एज अ रिजल्ट जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी, उन सब के वो सॉल्यूशंस थे वहां पर। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? Yes, sir. तो जब हम इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को एलिमेंट बाय एलिमेंट, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं,
तब हमारे को डिटेल्स मिलनी शुरू होती है। तो जब पहली बार हम्म मुझे पता चला कि नीलकंठ महादेव के मंदिर में ऐसा कुछ होता है जो थायराइड को इम्पैक्ट करता है, तो मैंने कहा तो उनका जो बीज मंत्र होगा उसके अंदर भी ये चीजें होंगी, तो मैं नीलकंठ का बीज मंत्र ही बनाकर क्यों ना करना शुरू करूं। ऐसे करके मतलब मैं 10 साल पहले स्टार्ट करा था ये प्रोसेस। हम्म तो एक बुक थी देवी रहस्य, उसमें नीलकंठ महादेव के मंत्र दे रखे थे, तो मैं फिर उनको लिखता गया, उसके हिसाब से करता गया, उसके प्रोसेस में प्रैक्टिस करता गया। तो धीरे हम्म धीरे करके पता चला कि अच्छा ये वाले प्रोसेस में ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, मंत्रों में ये छेड़छाड़ हुई। तो हर जगह पूरे सिस्टम में एक ऐसा एस्पेक्ट था जो आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा था फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। और वेस्टेड इंटरेस्ट इस देश में मुगल से ज्यादा ब्रिटिशर्स का था। हम्म तो हमारे पूरे, क्योंकि बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना, आप मेरे देश में आए और कोहिनूर ले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोहिनूर मैं दोबारा बना लूंगा। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि आप मेरी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स भी ले गए, और वो भी उस सब्जेक्ट की जिसकी आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो आप मेरी गीता रामायण ये सारी की सारी चीजें क्यों लेकर गए? इसका मतलब देर आर नो वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रोसेस। प्रोसेस को खराब करना है, खत्म करना है। तो जब हम्म कोविड आया तो आप देखिए पूरी दुनिया में सबसे कम लोग भारत में ही मरे, सबसे कम। जितना डेवलप्ड नेशन थे उसमें उतने ही ज्यादा लोग मरे। हम्म हमारे देश में लोग इसलिए ज्यादा मरे बिकॉज हमारे पास वो रेमडेसिविर नहीं था, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल में बेड्स ही नहीं थे, उतने हॉस्पिटल्स ही नहीं थे जहां पर कि सबको पूरा ट्रीटमेंट मिल सकता। सो बहुत सारे क्योस की वजह से लोग मर गए, पैनिक होने की वजह से मर गए। बाहर तो ये वाली सिचुएशन ही नहीं थी, उनके पास तो डेवलप्ड इकोनॉमी थी, हर चीज था। अमेरिका में हमारे यहां से 10 गुना ज्यादा पेशेंट मरे। तो हमारे यहाँ बचे क्यों? हमारे यहाँ बचे हमारे ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिसेस की वजह से, हम्म विच टुडे नोबडी इज एक्नॉलेजिंग द फैक्ट। आयुर्वेद में या किसने क्या क्या करा, कौन कौन से एस्पेक्ट्स थे, तो वो कम्युनिटी सो रही है। तो मैंने कहा जब सारे सो रहे हो तो ठीक है, मैं मेरा काम करता रहता हूँ, क्या क्या चीजें ठीक कर सकता हूँ उतने को एफर्ट मैं डालता हूँ। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स, नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स के तौर पे मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरे यहाँ पास में एक ऐसा प्रक्रिया है विच इज मेरा न्यूट्रिशन। मैं जितना मेरे न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करूंगा उन चीजों से मैं उतनी जल्दी ठीक हूंगा। अब पूरी दुनिया में बीमारी के कारण कौन कौन से हैं? सफेद नमक, सॉल्ट, हम्म सफेद चीनी, शुगर, इसके बाद लाइफस्टाइल की बारी आती है। तो जब जब चीजें मेरे सामने आती थी, एक बार क्या हुआ, मैंने 9 महीने के लिए नमक छोड़ दिया। मैंने कसम खाई थी 1 साल के लिए, बट मैं 9 महीने तक तो आराम से बिना नमक के रहा, किसी भी चीज में नमक नहीं डालता था। और उस टाइम पर मेरा वेट था 89 kgs, 8-10 किलो अपने आप ही कम हो गया। तो अब आजकल ये लोग इंटरमिटेंट डाइट्स और ये सारी चीजों की बात करते हैं, मेरे को तो कभी भी उसके तौर पे कोई चीज का दिक्कत ही नहीं होता था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज कि ये हमारे यहाँ जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। अब मैं तो नॉन मेडिक या हूं, तो मेरे को तो मतलब हर हर प्रोसेस में कम से कम 100 चीजें पता होंगी। पर मेरी इंटेंशन सिर्फ ये है कि सब लोग ठीक रहें। आप सोचो ना, मेरे फादर चले गए तो सब जने थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ क्वेश्चन मार्क से दिखते थे। बताओ, अपने फादर को तो बचा नहीं पाया, और दूसरों की हीलिंग की बात करता है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत पेनफुल होता है, बट ठीक है, सबका अपना अपना साइकिल है, जिसने जब जाना है तब जाएगा। मैं जो चीज ठीक कर सकता हूँ उसके लिए मुझे एफर्ट करना चाहिए। यस अदरवाइज क्या होगा, मतलब मैं कोई भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि कौन सी चीज मुझे नुकसान करे। तो सबसे पहले घर में अगर कोई चीज बंद करनी है आपको,
तो सॉल्ट एंड शुगर, दो चीज सबसे पहले बंद कर दीजिए। हम्म। नो आर्टिफिशियल सॉल्ट, नो आर्टिफिशियल शुगर। आपको शुगर खाने का मन है, आप शहद खाइए। आपको शुगर खाने का मन है, आप गुड़ खाइए। बट नॉट दी केमिकली ट्रीटेड शुगर विच इज अवेलेबल। और ये जो ब्राउन वाली शुगर आती है, ये सबसे फर्जी चीज है। ओके। बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस पे आ जाइए। नेचुरल प्रोसेस जो है वो शुगर के हिसाब से है। देसी गाय का दूध है, उसको पीजिए। नारियल पानी पीजिए। शरीर का एनर्जी लेवल घटने मत दीजिए। हम्म। जितना ज्यादा, मतलब आप अगर रोज के 8-10 नारियल पानी पीना शुरू कर देंगे ना, आपके बॉडी का टॉक्सिन लेवल अपने आप ही घट जाएगा। हम्म। लीव असाइड एवरीथिंग, मतलब मैं किसी और चीज के लिए क्यों, क्योंकि शुगर और सॉल्ट एडिक्टिव है। या। तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये हिंदुस्तानी इतने सारे हैं तो इनको कैसे कंट्रोल करें, तो उन्होंने चीनी और नमक जैसी दो ड्रग्स बनाई। एंड दे क्रिएटेड अ डमी, वो कि गांधी ने जो है वो नमक तोड़ो आंदोलन करा और नमक कानून तोड़ दिया, ऑल दैट नॉनसेंस। दैट्स अ प्योर पॉलिटिकल ब्रिटिश स्टंट। और उसके बाद टाटा जैसी कंपनियां नमक बेचने के तौर पर आ गई। हम्म। तो आप एक प्रोसेस में केमिकली ट्रीटेड चीजें ले रहे हैं, वो केमिकल आपके शरीर को रिएक्शन दे रहा है, वो लेना ही नहीं चाहता। मेरे यहाँ दसियों हम्म। साल हो गए, मेरे यहाँ कोई कभी सेंधा नमक के अलावा कोई नमक नहीं इस्तेमाल होता। अब वो नकली हो क्या हो मैं उसमें नहीं कहता, बट मेरे इंटेंशन रहता है कि घर में सेंधा नमक हम खाएं। शुगर की हम्म। बजाय बाकी सारी चीजें खाएं, जो कि जिसमें कि शुगर के हिसाब से हम ऊपर से शुगर ना लें। हम्म। Yeah, sugar, Mishri, the rock हाँ, sugar is मिश्री मिश्री good. बिल्कुल ठीक है, मिश्री में कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ में कोई दिक्कत नहीं है। Good, the thing is, it should not be mixed with milk, as per Ayurveda. नहीं वो ठीक है। सी द पॉइंट इज, अगर आप चीनी को गुड़ उसमें दूध में मिला सकते हैं, Hmm. अगर आप चीनी को दूध में मिला सकते हैं, तो गुड़ खाकर और दूध पी लीजिए साथ में, उसमें घोलने की क्या जरूरत है। Hmm. Maybe, yeah. Maybe it should not be heated only. अगर गर्म करने से उसमें फर्क आता है, जैसे बड़ा एक सिंपल सा है, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अदरक को बारीक बारीक काट लीजिए, Hmm. उसमें पहले नींबू छिड़क दीजिए, और फिर उसके बाद नमक डाल दीजिए, और फिर प्रोसेस उल्टा करके देख लीजिए। एक में Hmm. नींबू जो अदरक का कलर जो है वो ऑरेंज और पिंक टाइप का हो जाएगा। एक में देर Hmm. वोंट बी एनी चेंज इन कलर। मतलब आपने पहले नमक डाल दिया, बाद में नींबू डाला, तो उसका चेंज नहीं, कलर चेंज नहीं होगा। Hmm. वाइसी वर्सा मतलब। सो खाने के तौर पे जो केमिस्ट्री काम करती है, उस केमिस्ट्री के रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ। Okay. मेरे को बचपन से, मतलब जब जब मैं छोटा था, मुझे फीका दूध मिल देते थे और गुड़ की डली देते थे। मैं एक बाइट गुड़ की लेता था, एक बाइट दूध की लेता था। ऐसे करके Hmm. जो है वो सिप कर करके था, तो कभी दिक्कत नहीं आया। तो आयुर्वेद में अगर गुड़ को उसमें मिक्स करने में दिक्कत है, तो Hmm. हो सकता है, मैं उसको नहीं मना कर रहा कि उसमें वो चीज गलत होती है या नहीं होती, क्या रीजन है उसका, वो पार्ट मैंने Hmm. पढ़ा नहीं। पर जो पार्ट मैंने पढ़ा है वो अच्छा स्ट्रांग है, मतलब उसमें इस बात की Hmm. बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि उसका इम्पैक्ट नहीं होगा या क्या है। मोस्ट ऑफ द Hmm. टाइम हमारे यहाँ जितनी हेल्थ प्रैक्टिसेस जो हैं, जो आयुर्वेद में कराई जाती है, वो पेशेंट को डिटैच करने के लिए कराई जाती है। अरे कौन इतनी सरदर्दी ले, दो गोली डालो रोज मुंह में, ठीक हो जाओगे। Hmm. तो Yeah. ये तो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रोसेस को इतना एंथ्यू बना के रखे कि पेशेंट को हम इतने स्टेप्स बता देते हैं, वो कितनी बार उतनी चीजें करेगा और खाएगा। बहुत बार मेरे मेरे गुरुजी से ही होता था, मैं कहा जितने आप प्रोसीजर ले डाउन कर देते हो, उसके मुकाबले तो 1% भी प्रोसीजर एलोपैथी में नहीं है।
प्रोसेस रिलेटेड चीजों के बैरियर डाल दिए। Hmm. Yeah. तो चीजों को सिंप्लीफाई रखिए और इस हिसाब से रखिए कि सो दैट कि उसके रिजल्ट्स लोगों को मिलते रहे। और बाकी क्योंकि अर्निंग वाला पॉइंट है तो ऑब्वियसली हर एक जगह ये वाला पार्ट तो आता ही आता है कि भाई अगर हम प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पेशेंट चले जाएंगे। बट कहीं Hmm. ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। Yes. Yeah. तो मेरा जो एस्पेक्ट है वो लोगों को इस उसमें कनेक्ट करने का है कि आपके पास आपको मिक्स एंड मैच को स्टडी करना आना चाहिए। Hmm. कितना पार्ट होम्योपैथी का, कितना एलोपैथी का, कितना टिश्यू सॉल्ट का, कितना योगा में। मेरी बात समझा पाया? Yes, sir. It got stuck in between, but yeah, got it. ठीक है जी। तो चलिए मैं कल आपको जो है वो 9 धातु या अभी थोड़ी देर में जो है कौन कौन सी धातु हैं उसको नाम ढूंढ के और वो मैं आपको Hmm. व्हाट्सएप कर देता हूँ, नहीं तो हम कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। Yes, sir. तो आई Also, the रिक्वेस्ट कि three जो domains. सॉरी Also, the three domains you mentioned, Icha, Kriya, and Gyan. I want to understand more एक about सेकेंड, that. एक सेकेंड मैं इसको ना Like, what does it actually do? देखिए जब आप ये कह रहे हैं कि इच्छा करता कौन है, Icha कौन से एलिमेंट के अंदर ये एबिलिटी है जो इच्छा वाले लेवल पर आता है। element, like जैसे what हमने way? 9 एलिमेंट्स की बात करी, मन, Oh, okay. आत्मा, काल, Oh, okay. दिशा, Icha will be for man. स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। कौन सा Man. एलिमेंट है जो इच्छा करता है? Man. द आंसर इज नो। Oh, okay. Atma? आत्मा। इच्छा Okay. की कैपेबिलिटी ही आत्मा के अंदर है। Hmm. Okay. ठीक है, क्रिया कौन करता है? Kriya, action. Fire. Fire? आत्मा। Oh, okay. Everything is Atma. Okay. ज्ञान किसको प्राप्त होता है? Atma. आत्मा। तो हमारे यहाँ क्या है, ये फंडामेंटल डोमेन है और ये सारी आत्मा जो है वो परमात्मा के निर्देश पे चलती है। तो Hmm. ऐसे करके वो परमात्मा और उसका अंश, ये वाला एक थ्योरी का पार्ट है। मेन पार्ट जो Hmm. समझने का है वो ये है, मन क्या काम करता है। मन करता है आपका सुख, दुख, विभाग और संस्कार। ये मन की डोमेन है और ये मन की Emotion. 4 प्रॉपर्टीज है। Vibhag is what? डिपार्टमेंट। अब मैं एग्जांपल देता हूं। आपने चॉकलेट खाई, जब Hmm. आपने चॉकलेट खाई तो आपको सुख मिला। Hmm. ठीक है। जब आपने कोई काढ़ा पिया आपको दुख हुआ। Hmm. तो आपने कहना शुरू करा हर मीठी चीज सुख देती है और हर Hmm. कड़वी चीज दुख देती है। Hmm. ये आपने एक जेनरिक वो बना दिया। Hmm. अब ये मीठी और कड़वी का जो जेनरिक है इसको कहते हैं डिपार्टमेंट। Okay. उसके बाद आपके दांत में कीड़े पड़ गए और कीड़े पड़ने से दर्द हुआ और Hmm. अनबियरेबल पेन। फिर डॉक्टर के Hmm. यहाँ जाके, डेंटिस्ट के यहाँ जाके वो निकलवाना भी पड़ा। Hmm. तो आपने क्या बोला, हर मीठी चीज अगर सीमित मात्रा में लें तभी जो है वो अच्छी सुख देती है, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए तो वो भी दुख देती है।
हम्म। ये जो स्टेटमेंट आपने जनरेट करा, इट इज कॉल्ड कंडीशनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। इसको संस्कार कहते हैं। ओके। मैं मेरी बात समझा पाया? यस यस। तो मन का मतलब इच्छा करना नहीं है। हमें बचपन हम्म। से ये बताया गया कि मन इच्छा करता है। हम्म। मन जो है इच्छा से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को। हम्म। बट हम्म। मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है इच्छा करने के। हम्म। ठीक है। यस सर। आत्मा जो है उसके 6 गुण है। पहला गुण है बुद्धि। दूसरा गुण है धर्म। तीसरा गुण है अधर्म। चौथा गुण है इच्छा। पांचवा गुण है द्वेष। और छठा गुण है प्रयत्न। बुद्धि का मतलब होता है डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश। दो चीजों के भीतर आप कितना भेद कर सकते हैं, उसको डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रूट सेलर के पास जाके फ्रूट्स को देखते हैं और देखते ही जो है वो कह देते हैं कि ये वाला फ्रूट अच्छा है, ये वाला फ्रूट खराब है। हम्म। दूसरा कहता है मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आप ये कैसे एकदम से जान लेते हो कि ये अच्छा है और ये खराब है। हम्म। तो परीक्षा करने का जो गुण है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? बुद्धि की। और बुद्धि किसका वो है गुण? आत्मा का। आत्मा। तो प्रत्येक दो लोग, भले ही चाहे वो ट्विन्स हो, उनकी बुद्धि हम्म। सेम नहीं हो सकती। धर्म होता है एक्शनेबल, आइटम्स ऑफ एक्शन। मैं क्या करूंगा। बहुत सारे लोग हैं हम्म। जो वेजिटेरियन है, बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन है। जो हम्म। वेजिटेरियन है वो ये मानते हैं कि नॉन वेजिटेरियन जो है वो अधर्मी है। हम्म। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो ये मानते हैं कि ये जो वेजिटेरियंस है ये बेवकूफ है। हम्म। ये सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। कोई दो हम्म। जनों का सेम डेफिनेशन नहीं है। धर्म इज प्योर एक्शनेबल, हम्म। अधर्म इज नॉन एक्शनेबल। हम्म। आप किसी चीज को गलत मानते हैं करना, और आप किसी चीज को सही मानते हैं ना करना, ये आपकी पर्सनल डेफिनेशन है और किसी भी दो लोगों की सेम नहीं हो सकती। हम्म। कल्ट सिस्टम इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आत्मा, धर्म ओके। और अधर्म। धर्म के हम्म। बहुत डीपर मीनिंग भी हैं, वो हम कभी किसी और टाइम पर करेंगे एड्रेस। बट ये जो है आत्मा की डोमेन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम और रावण। तो अगर मैं थोड़ी देर को राम को भगवान मान रहा हूं, तो रावण को भगवान का चैलेंजर मान रहा हूं। हम्म। भाई हम बातें जैसी मर्जी करें, कुल मिला के आप देखिए, हम कहते हैं ना कि सीता माता है, हम्म। देवी है, गॉडेस है। बट कोई आदमी तो ऐसा था ना कि जो वो गॉडेस को पकड़ के, चल गॉडेस छोड़, मैं तुझे उठाकर ही ले जाता हूं। एक एक फंक्शनैलिटी हुई ना पूरी जगह। हम्म। तो अगर वो नेगेटिव एनर्जी थी तो उसके अंदर भी इतनी ताकत थी कि वो थोड़ी देर के लिए एक्सट्रीम पॉजिटिव एनर्जी को उठाकर ले गई। हम्म। And that kept the process for few years, not for days, minutes, second. राइट। And that so-called God was not able to reach to that point with his own effort. हम्म। उनको हनुमान जी को बोलना पड़ा, हनुमान जी वहां पर गए, हनुमान जी को वानर कहते थे, कहीं पर उनको बंदर भालू बना दिया, ऐसे करके वो सारी कहानियां हो गई। So हम्म। somebody distorted our context, but the entire process of dharma and adharma was a personal choice of a person. ऐसा नहीं था कि हम्म। अधर्म वाला रावण जो है वो सिर्फ खराब ही था। वो हम्म। ब्राह्मण था, उसके अंदर इतना इंटेलिजेंस था जितना 10 लोगों में मिलाकर भी नहीं होता था।
उसने सब कुछ पढ़ रखा था, बट उसने अपने डूज एंड डोंट्स, अपने राइट और रॉन्ग को डिफाइन करा। मतलब उसकी अधर्म की परिभाषा फर्क थी उसकी धर्म की परिभाषा से। हम्म और ये सब पर अप्लाई होता है। सबकी आत्मा डिफरेंट है, तो सबकी आत्मा को कौन सी चीज अच्छी लगती है कौन सी नहीं लगती, वन कैन नॉट से। हम्म इच्छा, अगेन अ क्वालिटी which generates the growth of the process। हम्म मेरे अंदर इच्छा है कि मेरे को 5 लाख करोड़ रुपए कमाने हैं। किसी की इच्छा ही 5 लाख रुपए साल कमाने की है। हम्म ये कहां से डिफरेंस आ रहा है? एक आदमी को 5 लाख करोड़ भी कम पड़ रहे हैं। हमारे पास इतने सारे बिलियनर्स हैं, उनको इतने लाख करोड़ भी कम पड़ता है, और लगे रहते हैं और ज्यादा और ज्यादा। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 5 लाख रुपए भी बहुत ज्यादा लगते हैं। ये किसका प्रॉपर्टी है? विश करने का। हम्म एंड जब ये विश करने वाला पार्ट है तो वो आत्मा का गुण हो गया। हम्म फिर मैं द्वेष करता हूं। अब द्वेष जो है, दो जने दो अलग अलग चीजों से कर सकते हैं। रावण ने बोला ये विष्णु का अवतार है राम, हम्म मैं ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा कि विष्णु के जो फॉलोअर्स भी होंगे ना, वो भी रो पड़ेंगे मेरी ताकत के आगे। मैं शिव का फॉलोअर हूं, मैं देखता हूं ये विष्णु वाले कैसे जिंदा रहते हैं मेरे सामने। तो विष्णु वाले मानने कौन वाले थे? ब्राह्मण्स थे, मार दो ब्राह्मण्स को। ऋषि थे, मार दो ऋषियों को। साधु थे, कौन कौन हम्म से, मार दो सबको। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, किससे द्वेष करना है, कितने बड़े व्यक्ति से कितने छोटे व्यक्ति से, ये द्वेष आत्मा का गुण है। एफर्ट, प्रयत्न। आपको कोई बीमारी हो गई, जैसे मैंने बोला एक दफे कि आई वॉन्ट टू मेक माई कंट्री डायबिटीज फ्री, एंड आई एम नॉट अ हम्म डॉक्टर, एंड आई एम नॉट अ हम्म हेल्थ प्रैक्टिशनर, पर मैं एफर्ट जरूर करूंगा। मैं भले ही हम्म कोई डिग्री नहीं लेके बैठा, लेकिन मैं एफर्ट जरूर करूंगा। माई कंट्री शुड बी डायबिटीज फ्री। और मेरी जो डोमेन होगी वो दैव विपाशना चिकित्सा होगी। तो ये मेरे हम्म प्रयत्न के बदले मेरे को किसी ने इनर गाइडेंस दिया। प्रयत्न इज प्योरली अ डिवाइन एलिमेंट। हम्म बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके आज जो आईएएस वगैरह का एग्जाम होते हैं, आप उनकी स्टोरीज सुनिए तो यूल क्राई। कि मतलब वो आजकल जैसे वो 12वीं फेल करके एक मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो, तो वो 12वीं हम्म फेल में जो है एक बच्चा जो है वो रोज मजदूरी करता है और फिर रात को पढ़ता है, ऐसे कर मतलब इतना एफर्ट करा कि सडनली ही बिकेम एन आईएएस वन फाइन डे। हम्म हम्म तो ये एफर्ट जो है ये भी डिवाइन है। हम्म कितने सारे लोग केवल एफर्ट ना करने की वजह से, अरे कौन इतनी मेहनत करेगा, छोड़ो ना। तो बर्गर पिज्जा क्यों खाया गया? क्योंकि अरे आज पूरी कुकिंग करने का मन ही नहीं है, बर्गर पिज्जा खाओ, छुट्टी। हम्म तो जिसकी आत्मा जितनी कमजोर होगी, उतना वो प्रोन होगा एफर्टलेस सिचुएशन को अटेन करने के तौर पे। हम्म जितनी आत्मा जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ज्यादा वो एफर्ट बेस्ड प्रोसेस से हटेगा ही नहीं, डेविएट ही नहीं होगा। यस सर। तो ये मन और आत्मा जो है, इसको डिस्क्रिमिनेट करके जब आप इच्छा करते हैं, उस इच्छा के बाद आपके भीतर क्रिया होती है, उस क्रिया के बाद आपको ज्ञान होता है, और ये तीनों के तीनों आत्मा की डोमेन पर होते हैं। हम्म तो जब आप अपनी सोल सीट को ध्यान करके अपने ऊपर काम करते हैं, तब आपको वो डिफरेंस पता चलता है। मैंने एक वो कल वो शेयर करा था, महावज्र यंत्र। हम्म उसका एक प्रिंट आउट निकालिएगा, हम्म और उसको अपने जो भी आपका सीट है उसके ऊपर रख लीजिएगा, और उस पर बैठ जाइएगा, और बैठ के फिर मेडिटेशन का कोशिश कीजिएगा। ओके। वो तो अरुण जी को तो वैसे ही एनर्जी बहुत जल्दी पता चल जाती है, तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के, आपने देखा था इमेज? वैसे नहीं देखा था? हाँ हाँ, ऐसा। तो उसका प्रिंट आउट निकाल के और उसकी एनर्जी को फील करिएगा, कितनी एनर्जी है। हम्म
ठीक है। तो हमारे Sure, को sir. जो इच्छा, क्रिया और ज्ञान जो है वो आत्मा की डोमेन है। उस आत्मा से अपने आप को कनेक्ट करना है, उसको रिक्वेस्ट करनी है। तो कनेक्ट तो तब करेंगे जब उसको एक्नॉलेज करेंगे। तो पहले स्टेप पे उसको एक्नॉलेज करेंगे, एक्नॉलेज करने के बाद उसको जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि कौन सा डिजीज पैरामीटर किसी का भी डिस्टर्ब्ड है। और उस रिक्वेस्ट के बाद देखेंगे कि जब मैंने रिक्वेस्ट करी तो उसके बाद उसने कितनी देर में ठीक करना शुरू कर दिया। दैट्स इट। Hmm. मैं मेरी बात समझा पाया, अपनी नहीं समझा पाया मतलब? Yes, yes, sir. I mean, I have to still understand in depth, but I think I'll get there. I got इच्छा, an idea. हाँ, इच्छा जो है वो सबसे पहले इच्छा ही करनी है। इच्छा करने Hmm. के और कौन से डीपर पैरामीटर्स होते हैं उनको समझना पड़ेगा। व्हाट इज अ प्योर Hmm. विश? Yes. तो उस पर कल करेंगे डिस्कस थोड़ी देर।